बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम कोलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों वैसे तो कोलिजन थ्योरी के बारे में हम जब मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने कुछ डिस्कस किया था थोड़ा सा, लेकिन आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों कोलिजन थ्योरी कोलिजन थ्योरी बच्चों कोलिजन थ्योरी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा आर्हेनियस इक्वेशन पर थोड़ी नजर डालते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में आर्हेनियस इक्वेशन हमारी है वो है k इक्वल टू a एक्सपोनेंट e माइनस पावर माइनस e a अपॉन r। ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें आर्हेनियस इक्वेशन में a ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और दूसरा ये जो टर्म है ये है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स that having energy equal or more than activation energy। यानी आर्हेनियस ने बताए थे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है और उसके बराबर होती है और वो कोलाइड करते हैं तो और ये बताया था फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताया था। ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये सिंपल रिएक्शंस के लिए तो ये फिट है। आर्हेनियस इक्वेशन fit for elementary reactions। But not accurate for the complex reactions। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो फिट नहीं है। ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है उन रिएक्शंस के लिए तो ये फिट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो एक से ज्यादा मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं और ये तो सिंपल रिएक्शंस होती हैं उनमें तो फिट है, लेकिन इनमें मल्टी स्टेप रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं एक से ज्यादा स्टेप में उनके लिए ये थ्योरी फिट नहीं। तो फिर ये एक दूसरी थ्योरी आई दैट इज नोन एज कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी आई। कोलिजन थ्योरी इसको डेवलप किया था डेवलप्ड बाय ट्रॉट्स, साइंटिस्ट का नाम है, एंड
लेविस। तो साइंटिस्ट थे रॉड्स एंड लेवल, इन्होंने इसको डेवलप किया था और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। सपोज इसके लिए एक रिएक्शन ले लें, एलिमेंट्री रिएक्शन ले लें, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं A एंड B और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है इसको। और उन्होंने बताया था कि इसकी जो रेट होती है वो होती है इक्वल टू जेड ए बी और ई एक्सपोनेंट और माइनस पावर ई ए अपॉन आर टी। उन्होंने ये इक्वेशन दी। दिस इज गिवन बाय रॉड्स एंड लेविस। आर्डिनेस इक्वेशन में आता है कि इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये दिया हुआ है। यहाँ इसमें देखें तो ए यहाँ पर जेड ए बी के बराबर है, जेड ए बी के बराबर है। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सपोनेंट माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तो दोनों में सेम है ही। सेम यहां ये लिया, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर लिया, ये इन्होंने इसको लिया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां इन्होंने इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी माना जेड ए बी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखिए बच्चा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ इन्होंने जो लिया है आप रेट इक्वल टू जेड ए बी एक्सपोनेंट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ इन्होंने जेड ए बी को माना, जेड ए बी को मान लिया, इन्होंने माना कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी माना, जो कि अर्नेस्ट इक्वेशन में भी था। फ्रीक्वेंसी फैक्टर उसी तरीके से है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम per unit volume is called collision frequency। इसको collision frequency कहते हैं। उन्होंने बताया कि there should be इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए। और उन्होंने इसमें कंसीडर किया कि फॉर इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स
energy of the molecules of colliding molecules equal to the threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ द reactant। यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स के सम के बराबर होती है, क्योंकि नॉर्मल एनर्जी तो होती है रिएक्टेंट्स की, और जब रिएक्शन होती है उसको हीट करते हैं तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। तो नॉर्मल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि थ्रेशोल्ड प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। इतनी एनर्जी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, तभी जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव होंगे। और ये उसमें भी माना है, आर्रेनियस इक्वेशन में भी माना है। उन्होंने भी इस इफेक्टिव कोलिजन को कंसीडर किया है कि तभी एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए प्रॉपर, तभी कोलिजन उनके कोलिजन है वो इफेक्टिव होंगे। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन कोलिजन थ्योरी में कहा गया कि इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी और कहें या एक्टिवेशन एनर्जी कहें, इसके अलावा एक दूसरा जो फैक्टर है वो भी कंसीडर किया जाना चाहिए, और उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर प्रोबेबिलिटी फैक्टर और कहें इसको हिस्टेरिक फैक्टर कहें, या फिर इसको कहें ओरिएंटेशन फैक्टर। ये भी इसमें कंसीडर होना चाहिए, तभी जो इफेक्टिव जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव होंगे। और इसको एक एग्जांपल से, एक रिएक्शन से, सिंपल रिएक्शन लेकर के उसको समझ सकते हैं। तो क्या है उसको देखिए बच्चों। सपोज ये रिएक्शन है, रिएक्शन होती है CH3Br ब्रोमोमीथेन, और इसकी एल्कली से रिएक्शन कराते हैं, OH मिलेंगे उससे, और ये इससे फिर मिथेनॉल बनता है, CH3OH बनता है और Br निकलता है। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी होगी, और इस थ्योरी को समझने से ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काफी हेल्प मिलेगी, उनको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ देखेंगे कि ये OH है वो इससे रिएक्शन करेगा, तो ये मिथेनॉल बनेगा, ब्रोमोमीथेन से रिएक्शन करके मिथेनॉल बनाता है और ब्रोमाइड निकलता है। और ये कब ये पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, एक तो
प्रॉपर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी उनमें होनी चाहिए कोलिजन्स में। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में उनमें जो उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड्स प्रोडक्ट में बनेंगे। तो वो तभी बनेंगे कि एक तो प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और या फिर और दूसरा फैक्टर है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर और हिस्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सी यहाँ पर इस तरह से है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव होगा इस पे और ये निगेटिव, यहाँ इस पर अटैक करता है अगर OH निगेटिव, तो ये दोनों पे ही निगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी ये इस तरह से, तो ये हो गया नो प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और मान लीजिए इसके एक दूसरी कंडीशन हो और इस तरह से हो कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इस तरह से, यहाँ ये हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है और यहाँ ब्रोमाइड है, इस तरह से यहाँ पॉजिटिव हो गया और ये इस साइड से अटैक करता है, दूसरी साइड से, तो ये इस साइड से अटैक करेगा यहाँ, तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये फिर यहां से हटेगा, तो ये इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, यहां प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहां पर ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यहाँ ये इसके अंदर इस तरह से, क्योंकि ये इस साइड में नेगेटिव है, उसी साइड में दूसरा नेगेटिव अटैक कर रहा है तो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। यहाँ पर दूसरी साइड से अटैक कर रहा है, तो ओरिएंटेशन इनका प्रॉपर होना चाहिए कि जब नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ से अटैक करेगा तो नहीं होगा, ये दूसरी साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अटैक करता है। तो एक दूसरा फैक्टर है दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर और हिस्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है बच्चा, तो अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो कोलिजन विल बी इफेक्टिव। तो इस तरह से उन्होंने इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक तो एनर्जी फैक्टर दिया और दूसरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और फिर ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हो गया रेट इक्वल टू P ZAB एक्सपोनेंट माइनस EA अपॉन RT, ये फॉर्मूला हो गया कोलिजन थ्योरी, ये फॉर्मूला हो गया। यहां पर एक ये नया फैक्टर P जुड़ गया, इसको बोलते हैं, यहां पर इसको ये P जोड़ दिया इसमें, इसको ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर इसमें जोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी और हिस्टेरिक फैक्टर इसमें एक जोड़ दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रॉपर होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने चाहिए और इफेक्टिव कोलिजन तभी होंगे जब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगा।
एक तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी कोलिजन इफेक्टिव होंगे। तो ये था कोलिजन थ्योरी। लेकिन ये जो थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर डिपेंड है। कोलिजन थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। और ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं कि हार्ड स्फीयर में वो कोलिजन करेंगे और उसमें एनर्जी का वेस्ट नहीं होगा और इफेक्टिव कोलिजन होंगे, उस पर बेस्ड है। उसके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, उसको नेग्लेक्ट करती है, उसको कंसीडर नहीं करती। तो ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक है, कोलिजन थ्योरी। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। ड्रॉबैक क्या है कोलिजन थ्योरी का? यह जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर कंसीडर reacting molecules hard sphere neglect actual structure of molecules। तो ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट करती है, इसको उनके एक्चुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंसीडर नहीं करती, उसको नेग्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। तो और ये इस थ्योरी के बारे में आपकी सिलेबस में है इतना ही, और इसके बारे में बहुत डिटेल में, और दूसरी जो थ्योरीज हैं वो इसके ड्रॉबैक को दूर करती हैं, तो उनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। और आपका ये केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके सभी क्वेश्चंस भी हो गए हैं और कई सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिनको आप करेंगे, समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, और इस तरह से आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।